चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या। जैसे मैंने बोला बेटा, ये K4 है, ये ब्रैकेट है FeCN6, इस टाइप से। कुछ बच्चे समझते हैं कि इस ब्रैकेट की जगह अगर हम लोग ये ब्रैकेट लगा दें तो कोई दिक्कत है। यस, आप लोग जो ब्रैकेट बनाएंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए यही ब्रैकेट बनाएंगे। सर एक बात बताइए, एक टर्म आपने यूज़ किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और नॉर्मली कंपाउंड्स में क्या अंतर है? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना बेटा, ये पानी के अंदर या एक्वस मीडियम के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, इसके जो अंदर अंदर है उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या मिलेगी आप लोगों को? ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल सॉल्ट। जैसे इसको डबल सॉल्ट भी बोल देते हैं। जैसे मोर सॉल्ट है, पानी में डालो टूटेगा, लेकिन किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पानी में डालोगे तो वो प्रॉपर नहीं टूटेगा, मैं कहूँगा नहीं टूटेगा। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इनके बीच वाला, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर ये क्या चीज़ है फिर? अभी समझा। इसको आप लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या नाम है इसका? काउंटर आयन। अच्छा, इसमें जो ये वाली टर्म आ रखी है इसका नाम है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल। और मेटल कितने एलिमेंट्स से डायरेक्टली अटैच्ड है तो बोलते हैं लिगेंड्स। लीजेंट मत लिख देना बेटा, इट इज लिगेंड्स। और ये जो 6 है 4 है या कुछ भी है, इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बार दोबारा बोलूं क्या? एक बार दोबारा बोला जाए? मैंने बोला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काउंटर आयन। काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। उसके बाद पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल। इसके बाद पता होना चाहिए लिगेंड। सर लिगेंड का ये नारा है, इलेक्ट्रॉन नहीं हमारा है। जैसे बेस होते थे ऐसे लिगेंड होते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू द मेटल। जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, राइट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, ये भी पता होना चाहिए। 6 क्या है? कितने एटम एक्चुअल में इस मेटल के अराउंडेड या सराउंडेड हैं? दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो जी समझ में आ गया। सर इस वाली टर्म का नाम क्या होगा हर्ष बताइए? ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के नाम से इसको जानते हैं। इस नाम से जानते हैं बेटा जी, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। इस नाम से जानते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के नाम से जो है आप इसको जानते हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार दोबारा बोलूं। सबसे पहली बात, K4 FeCN6 में सर ने बोला है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें K4 एक काउंटर आयन है, जिसमें Fe सेंट्रल मेटल है, जिसमें Cn एक लिगेंड है, जिसमें 6 क्या है बेटा जी? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है बेटा जी? बेसिकली मेटल का है। और कोऑर्डिनेशन स्पीयर का मतलब है जो ये ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट है बेसिकली उसको आप कोऑर्डिनेशन स्पीयर के नाम से जानते हो। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? नोट कर लो स्पीड में इसको। प्राची एक बार नोट कर ले बेटा इसको जल्दी, स्पीडली नोट इट डाउन। चलें आगे दोस्त। आर्यन, आर्यन बोल बेटा, क्या ये बेसिक बातें समझ में आ रही है? आर्यन बोल बेटा, डू मैसेज टू मी। आप मैसेज कर सकते हो बस। आदित्य, अभिनव, आदिशी, नमन, समीक्ष, समीक्ष, ज्योतिबा, शुभ, वाजपेयी, स्नेहा, वान्या, डू मैसेज टू मी बच्चा। समीक्ष आज तू कैसे ऑनलाइन है भाई? बारिश हो ही नहीं रही, पागल बना रहे बच्चे, बता रहे हैं कुछ नहीं है बारिश। बारिश कुछ होती ही नहीं है। चलें आगे, आगे बढ़े। सेंट्रल मेटल बोल सकते हो, एटम नहीं बोल सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में जनरली जो बीच वाला एलिमेंट होता है वो मेटल ही होता है। चलें भाई आगे, बच्चे आगे मूव करें। वैभव चलिए जी, तो आज का टास्क शुरू किया जाता है यहाँ से। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आइसोमर। होता है तो ज़्यादा रिफाइंड कौन बोला जाएगा, मेटल या एटम? बता। बात करें हम लोग क्या अभी? आइसोमर। आइसोमर का मीनिंग तो क्लास का सभी बच्चा जानता है
या आइसोमर का मतलब होगा ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट दे शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये ऑर्गेनिक में भी सेम डेफिनेशन है और यहाँ भी सेम डेफिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर। आराम से देखना है बेटा जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है स्टीरियो आइसोमर। एक स्ट्रक्चरल है तो दूसरा कौन सा है बेटा जी, स्टीरियो है। आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या अंतर है, बड़ा ही सिंपल सा अंतर है। इनके अंदर क्या मिलेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मिलेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट कनेक्टिविटी, बड़ी रिफाइंड डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं आपको। डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम, बिटवीन एटम टू एटम, एटम टू एटम डिफरेंट क्या मिलेगी, कनेक्टिविटी मिलेगी। जबकि स्टीरियो के अंदर वैभव क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम, एटम टू एटम इन स्पेस, इन स्पेस। सर ये स्पेस विस्पेस हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे 3 डायमेंशनल डेटा है, तो ये कैसा है बेटा जी, 2D है। तो सर और भी कोई ट्रिक है क्या इसकी, बिल्कुल ट्रिक बना सकते हो। आपको पता है, इसको ऐसे लिख लो, सुनो। एक बल्लभगढ़ जगह है ना, बल्लभगढ़ है ना, पहले समझो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम, यही तो बोला भाई मैंने, याद ध्यान से सुनो भाई। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम, ऐसा ही बोला है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। मतलब बल्लभगढ़ का डीसी कहाँ बैठता है बेटा जी, पाटा, याद रहेगा। और ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इन स्पेस। गांव में आईएस को क्या बोलते हैं बेटा, आईएस वाईएस बनो, आईएएस ना बोल के आईएस बोल देते हैं, तो ऐसे समझ लो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इन स्पेस। कैसे बोलेंगे इसको, इन स्पेस। चलो मान लेते हैं सर, क्या आप बोल रहे हो तो सही होगा। अब सारा खेल है भैया स्ट्रक्चरल का, जो आज का हमारा टास्क भी है। देखिए स्ट्रक्चरल में आज आपको पढ़ाऊंगा और आज ही एक शीट दूंगा जो आपको आज ही लगानी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पूरी एनर्जी के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कभी भी पेपर में किसी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन पूछना अप टू इम्पॉसिबल है। वो जनरली सवाल जो देगा वो कैसे देगा, क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही देगा कि इनमें से ये दोनों आइसोमर कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं, बेसिकली है ना। स्ट्रक्चर में भी कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, अभी दुनिया भर की यहाँ पर चीजें आने वाली हैं। अच्छा समीक्ष, ऐसा सोचने लगा तू। स्ट्रक्चरल आइसोमर जरा बहुत ध्यान से देख। स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहली बात क्या होती है मेरे पास, सबसे जो पहला आइसोमर है उसका नाम है आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर, क्या नाम है बेटा जी इसका, आयोनाइजेशन आइसोमर। सुना है आप लोगों ने, आयोनाइजेशन आइसोमर। द स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर जो पहला आइसोमर आता है दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर। जो दूसरा आइसोमर है उसका नाम होता है बेटा जी हाइड्रेटेड आइसोमर। हाइड्रेटेड आइसोमर, पहले लिखने दे मुझे, फिर आराम से इसको सीखेंगे हम लोग। जो तीसरा आइसोमर होता है दैट इज लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर। जो फोर्थ आइसोमर है, फोर्थ आइसोमर आता है मेरे पास जिसको प्यार से बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और पांचवा जो आइसोमर आता है मेरे पास उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड आइसोमर। अब ये एक दो आइसोमर मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी में आप लोगों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर।
कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। और लास्टली हमारे पास 7th आइसोमर आता है, नाम है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, ढंग से लिखेंगे इसको, पॉलीमराइजेशन आइसोमर। क्या होता है सर, कैसे काम करता है ये, अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है बेटा। अगर बात करूं मैं किसकी, स्टीरियो की, तो स्टीरियो के भी 2 टाइप है बच्चा। स्टीरियो के भी कितने टाइप है, 2 टाइप है। सबसे पहला टाइप आता है, नाम है जियोमेट्रिकल, खतरनाक है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना इसके अंदर, सिस, ट्रांस, ई, जेड, फेक, मर, ये सभी क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप होता है, उसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमर। और ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर बच्चा 2 कैटेगरी आती है, एक है ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरा ऑब्वियस है क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक ऑप्टिकली एक्टिव है और दूसरा क्या है बेटा जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक बार दोबारा बोलूं मैं, स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली 3 डायमेंशनल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम टू एटम इन स्पेस। अब इसके अंदर 2 फर्दर कैटेगरी आती है यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। इनको हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज का टास्क ये है, और जितना आप लोगों को ये बड़ा दिख रहा है ये उतना ही सिंपल है प्यारे बच्चों। इधर देखेंगे सभी, इधर देख, लिखना बंद करो पहले। सर आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता होगा, ऐसे 2 आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनके जो बाहर वाला, यानी कि उनमें जो नंबर ऑफ आयन है, जैसे मान लो यहाँ SO4 आ जाए और यहाँ आ जाए तेरा Cl आ जाए, तो जब ये पानी में टूटता है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स तो जैसा है वैसा ही मेंटेन रहता है। तो जो केवल और केवल ना आयन ही डिफरेंट पाया जाता है, नहीं समझ में आता भाई, यहाँ कुछ XYZ हो, यहाँ भी XYZ हो, कुछ भी हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज टिपिकली सेम, लेकिन जैसे इनको पानी में डालेंगे तो दे गिव द डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस, या मैं कहूं कि दे गिव द डिफरेंट आयन। एक SO4 2 नेगेटिव दे रहा होगा तो एक Cl नेगेटिव दे रहा होगा। सर इसकी पहचान बता दो, पेपर में हमेशा सवाल ऐसा आएगा, आयोनाइजेशन आइसोमर इनमें से कौन है। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना क्या ये आइसोमर है, मतलब कि एटम, एलिमेंट, मेटल वो सब कॉमन है या नहीं। अगर है तो फिर देखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उससे बाहर अगर डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है तो निश्चित है कि वो आयनाइजेशन आइसोमर ही होगा। क्या आप पकड़ पाए आप लोग। नेक्स्ट, हाइड्रेटेड आइसोमर। हाइड्रेटेड का सीधा सा गेम ये है कि ब्रैकेट के बाहर और दूसरे वाले में ब्रैकेट के बाहर अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में चेंजेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे आइसोमर्स को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी, हाइड्रेटेड आइसोमर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा, हाइड्रेटेड आइसोमर। लिंकेज आइसोमर एक स्पेशल कैटेगरी है, मैं आपको सिखाऊंगा इसको। इसमें एक एम बाइडेंटेट लिगेंड को पढ़ाया जाता है। क्या आप लोगों ने नाम सुना है एम बाइडेंटेट लिगेंड। सर एम बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जैसे कि नाम है वैसे ही काम है, एम बाइडेंटेट। एम बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब है, बाई का मतलब है 2 डोनर साइट हो जिसकी, बट डोनेट फ्रॉम वन साइड एट वन टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। जैसे कार्बन है और ये नाइट्रोजन है बेटा, अब यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी और कार्बन से ही बॉन्ड बन सकता है। इसका मतलब जो Cn है, आप लोगों ने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो ऐसा पढ़ा था, RCl पे जब KCN डालते थे तो RCN बनता था, सही है क्या। और जब AgCN डालते थे तो आप लोगों ने ही पढ़ा है कि NC बन जाता था, हाँ या ना। आप देख पा रहे हो कहीं नाइट्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है तो कहीं कार्बन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि कार्बन भी बना दे और नाइट्रोजन भी बना दे, ऐसा नहीं देख पा रहे। इसका मतलब साफ साफ ये हो जाता है, इसका मतलब साफ साफ ये हो जाता है कि जो Cn है बेसिकली वो कैसा है, एम बाइडेंटेट। ऐसे ही NO2 ग्रुप होता है, ये ऐसे भी जुड़ सकता है और ये ऐसे भी जुड़ सकता है, ONO। राइट राइट, बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
ऐसे ही और भी तमाम ग्रुप हैं, जैसे SCN हो गया, CNS हो गया, दुनिया भर के और भी ग्रुप है अपने पास जो कि M बाई डेंटेट। तो लिखने की कोशिश मत करो, ये सब टाइप ऑफ लिगेंड में आएगा। सुनो ध्यान से, लिंकेज आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जिनमें एक आप लोगों को M बाई डेंटेट लिगेंड नजर आ जाए, वो हमेशा क्या बनाएगा बेटा, लिंकेज आइसोमर। सी कोऑर्डिनेशन आइसोमर की पहचान ये है कि भैया दोनों क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे। कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। जैसे एक ये भी पहचान अपने दिमाग में लगा सकते हो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर में एक्चुअल में आप लोगों को 4 कंपाउंड गिवन होंगे, 2 नहीं 4। क्यों? क्योंकि सर दो, मतलब समझ रहे हो ना, इसको एक पेयर माना जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इसको बेसिकली क्या माना जाएगा, एक पेयर। इसके रिस्पेक्ट में दूसरे को कंपेयर करोगे ना, तो ये एक इसी टाइप में देखा जाता है कि जहां पर आपको 4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर नजर आएंगे। तो ये ट्रिक हो गई इसकी। लिगेंड आइसोमर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर एंड पॉलीमराइजेशन, ये हम लोग अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से, पूरी ईमानदारी से बेसिक फंडामेंटल डेटा को देखें। बाकी बच्चे नोट कर लीजिए, बाकी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए एक बार। है? हो सकते हैं, हो सकते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, जो ब्रिज मेटल हैं, वो भी पॉसिबल है। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वहाँ पर पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे मेटल होते हैं जैसे कोबाल्ट और RH है, वो सेम प्रॉपर्टी शो कर जाते हैं। नहीं, सिलेबस के अंदर नहीं। क्यों पढ़ाऊंगा जब सिलेबस के अंदर नहीं है? किसमें? आइसोमेरिज्म में? नहीं, हाँ एक ही होगा। चलें भाई आगे, बेटा बातें नहीं। नहीं, ये कह रहा है कि जैसे नॉर्मली चेन पोजीशन में प्रायोरिटी है, क्या इसका प्रायोरिटी इसमें तो नहीं है? आंसर है नहीं। सुनो भाई, अदिशी, अभिनव गुप्ता, आदित्य पुंजानी, अक्षत सिद्धू, आर्यन ठाकुर, जयति, लक्षित, नमन, प्राची, समीक, सार्थक, ओबरॉय, अग्रवाल, स्नेहा, वान्या। भाई मंडे आप लोगों की जन्माष्टमी की क्या है, छुट्टी। बहुत बढ़िया। कल? कल नहीं यार, कल मैं बिजी हूँ। ठीक है भाई, कल नहीं, मंडे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मंडे जितना टाइम तुम कहोगे उतना टाइम रख सकते हैं, सुबह विद फास्टिंग रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलें आगे। तैयार हो भाई आप लोग? चलें, बहुत ध्यान से इनको देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। पहले समझ पूरा, बहुत ध्यान से देखो भाई सभी। क्या नोट हुआ? ठीक है आदित्य, चले आगे बढ़ जाए भैया। ये नोट हो गया सबसे? चलिए, मैं मान रहा हूँ आप लोगों से नोट हो ही गया होगा, सारे के सारे अच्छे बच्चे हो। चलो मुझे बताइए, एक कॉम्प्लेक्स आप लोगों के सामने है, और इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप ढंग से देखोगे तो आप लोगों के सामने डेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैंने बोला आप लोगों को, एक कॉम्प्लेक्स है बेटा जी आपके पास, द कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर। और थोड़ा रिफाइन तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकता था, देखो भाई, ये ना यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स और ये Cl है, बात को समझो, और ये कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर SO4 है। जनरली इन दोनों के ही पूछे जाते हैं। तो बात इधर देख, इधर देख बेटा, अगर मान ले तूने यहाँ पर यूज कर लिया क्या, यहाँ पर यूज कर लिया AgNO3, बात को समझना, AgNO3 AgNO2, तो क्या होगा, ये AgCl की PPT बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बोलो। लेकिन मान लो यहाँ पर तुमने AgNO3 यूज किया, तो क्या कोई PPT बाहर निकलेगी क्या? नहीं। तो क्या आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो ना कि इन दोनों में नंबर ऑफ काउंटर आयन, या मैं कहूँ डिफरेंट आयन, या नंबर ऑफ आयन्स क्या है बेटा जी, डिफरेंट है। बोलो गेम समझ में आ रहा है भाई? ये दो केमिकल के फोटो सामने आएंगे, क्या फोटो से ऑब्जर्व थोड़ी होगा कि किसमें कौन सा आयन है, नहीं ना। एक्चुअल तो ये है कि आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा।
वो चाहे टेस्ट जो है AgNO3 के थ्रू हो या वो टेस्ट जो है TaCl2 के थ्रू हो, लेकिन वो टेस्ट बेसिकली आप लोगों को करना होगा। मान लो अगर मुझे इस पर व्हाइट पीपीटी लानी है तो आई कैन यूज BaCl2, क्या होगा, BaSO4 की पीपीटी बाहर हो जाएगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखने की समझने की कोशिश करें। फिर से वही मुद्दा आ जाता है भैया मेरे पास, मुद्दा ये आ जाता है कि आयोनाइजेशन आइसोमर होता क्या है। तो इसका बेसिक डेफिनेशन तो यही है, द कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयन ऑन हाइड्रोलिसिस कह सकते हो, या ऑन रिएक्शन विद द सुटेबल रिएजेंट कह सकते हो, या सिंपली आप लिख सकते थे आयंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ आयन विच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर। सी ये है भाई, जब इसको तुम एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, जब इसको तोड़ोगे तो इधर देख जरा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO, अमोनिया के 5 पे कोई असर नहीं पड़ा, SO4 जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। फर्क पड़ा तो इससे ये कन्वर्ट हो गया Cl माइनस में और ये हो गया यहाँ से प्लस। जितना माइनस होता है उतना ही उसके ऊपर क्या आ जाता है, काउंटर आयन के ऊपर प्लस आ जाता है। सी अगर अब इस रिएक्शन में मैं AgNO3 डाल दूं दोस्त, तो आप या मैं ये बात जानते हैं कि यहाँ पर AgCl की व्हाइट पीपीटी बन जाएगी, हाँ या ना में जवाब दो। तो ये निश्चित हो गया कि इस कंपाउंड के पास काउंटर आयन जो है वो Cl है, ठीक है जी। अच्छा देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहाँ भी टिपिकली सेम है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि जब भाई साहब को तोड़ोगे तो यहाँ से जो पैदा होगा वो कौन पैदा होगा बेटा जी, CO5, यहाँ से Cl, यहाँ पर +2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब एक काम करो, यहाँ एक्चुअल में आप क्या डालो, BaCl2 डालो। ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, आपको BaSO4 मिलेगा, और BaSO4 भी क्या है, बेसिकली एक वाइट पीपीटी है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। सर एक बात बताओ, दोनों में व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व हो रही है तो इससे क्या पता लग रहा है, हमें कैसे पता लगेगा इसमें क्या है? देखो ये बात तो तय है कि वो मेंशन करके देगा बोथ आर आइसोमर। जब आइसोमर है तो निश्चित है कि भाई इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा, सेम। अगर Ba के साथ रिएक्शन करने पर भी BaSO4 बना रहा है, यानी कि व्हाइट पीपीटी दे रहा है, तो निश्चित है कि काउंटर आयन विल बी SO4। और AgNO3 के साथ रिएक्शन करने में भी व्हाइट पीपीटी बना रहा है, तो ये निश्चित है कि काउंटर आयन कैसा होगा इसके अंदर बेटा जी, क्लोरीन टाइप का होगा, ब्रोमीन टाइप का होगा, आयोडीन टाइप का होगा। वैसे व्हाइट पीपीटी बनना है तो क्लोरीन ही है, सीधी सी बात है। येलोइश बनता तो आप आयोडीन की तरफ मूव करते। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हैं, कृपया करके नोट करें। आयोनाइजेशन आइसोमर, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा बेटा जी, आप लोगों को पता हो, पूछो। हाँ एक कंपाउंड है, उसके अंदर थोड़ा सा एक्वस डाला, उसको हिला दिया, तो ये तो बाद में डाला ना, पहले इस कंपाउंड के अंदर थोड़ा सा वाटर डाल के उसको हिला दिया। ऐसा करने से काउंटर ब्रेक हो गया होगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये नहीं टूटता, ये तो टूटता है। NaCl में पानी डालेगा तो Cl क्यों ब्रेक हुआ? तो खत्म भाई। कोई चीज एक स्टेबल है, उसके साथ में अनस्टेबल चीज रखी हुई है, जब आपको फोर्स मिलेगा तो बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। हाँ जी, ये CO जो है दिस इज कोबाल्ट मेटल है बेटा जी, है ना। दिस इज नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज ए कोबाल्ट मेटल। नॉन मेटल तो उसको कोऑर्डिनेशन नहीं बोलेंगे ना, और कोई और पर्टिकुलर कंपाउंड की कैटेगरी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स अलग चीज होती है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अलग चीज होती है। कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब है जहाँ लीगेंट हो और एक मेटल प्रेजेंट हो, और लीगेंट अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा हो। कंडीशन यही है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मीनिंग यही है कि देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ ए मेटल। चलें जी आगे। होप ये बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। मैं आगे मूव कराता हूं प्यारे बच्चों। आयोनाइजेशन आइसोमर, कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयन, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर। चले आगे जी।
कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कॉन्सेप्ट को सीखें सभी बच्चे, बहुत ध्यान से तसल्ली पूर्वक कॉन्सेप्ट को सीखें सभी। बेटा मैंने बोला अब आप लोगों को एक आइसोमर और है अपने पास, नाम है हाइड्रेटेड आइसोमर। क्या नाम है इसका? हाइड्रेटेड। शानवी इधर देख बेटा, तू ऐसे क्यों घूम रहा है? सीधा बैठना, सीधा बैठ, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देख। हाइड्रेटेड आइसोमर का मीनिंग क्या होगा बेटा? जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज देखा जाए। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये आगे चल के आपको वर्नर थ्योरी पढ़ाएंगे और उसमें आप लोगों को बताएंगे कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल कंपाउंड से कैसे बनाए जाते हैं। फिलहाल के लिए ऐसे देखो, ये CO है, मैंने 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर ले लिए हैं सीधे और 3 क्लोरीन बाहर ले लिए हैं, एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तुझे? कोबाल्ट, पानी के मॉलिक्यूल कर देता हूँ 5, एक क्लोरीन रख लेता हूँ बाहर से, यहाँ Cl2 और यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल। इज इट ओके? कोई तुमसे पूछे भाई क्या ये भी पॉसिबिलिटी है क्या? पानी के मॉलिक्यूल कर देता हूँ मैं 4 और 2 ले लेता हूँ क्लोरीन, बाहर एक क्लोरीन, यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल। और भी पॉसिबल, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है आप बना सकते हो, लेकिन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ना बदले, ये ध्यान रखना, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ना बदले। ये पानी हो गए 3, यहाँ क्लोरीन हो गए 3 और यहाँ आ जाएगा आपका Cl और Cl खत्म हो गया, क्या कह रहा है? अच्छा यहाँ से Cl खत्म, तो यहाँ थ्राइस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा जी? वाटर मॉलिक्यूल। पता मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है कि पेपर में कैसे पूछेगा आप लोगों से, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स दे देगा, ये दोनों आप देखोगे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। आपसे पूछेगा कि भैया इन दोनों में क्या रिलेशन है आइसोमेरिज्म का, तो आप क्या बोलेंगे? सर इट इज हाइड्रेटेड आइसोमर। से यस और नो? यस और नो? आपसे लास्ट वाला दे देगा और ये पहला दे देगा, हाइड्रेटेड आइसोमर। ठीक है, तो आपको मेहनत अभी इस बात पे नहीं करनी कि बना कैसे, ये बने हुए आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन हाइड्रेटेड है, कौन फला, कौन डिगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है? इस बात पर मेहनत नहीं करनी कि बने कैसे, क्योंकि जो बनने वाला मेथोडोलॉजी है ये आप लोगों को CFT, VBT, वर्नर थ्योरीज बताती है कि एक्चुअल में ये बने कैसे। ठीक, इधर आएंगे, ये जो लाइन लिखी हुई ना बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इधर सुन बेटा हर्ष। कह रखा है HI यानी कि हाइड्रेटेड आइसोमर्स आर डिफरेंशिएटेड बाय द quantitative estimations of PPT, conductivity and by the dehydrating agent। बिल्कुल याद करनी है, याद। they can be differentiated by conductivity and dehydrating agent। dehydrating agent का काम क्या होता है बेटा जी? वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता है। तो इसी के थ्रू आप जो है इसमें इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे समझो इस पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया, कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी है, लेकिन यहाँ डाला तो उड़ा देगा इसको, यहाँ डाला तो उड़ा देगा इसको, यहाँ डाला तो उड़ा देगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को खींच ले। आगे बढ़ जाएं दोस्त। हाइड्रेटेड आइसोमर्स का मतलब होता है द आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in number of water molecule as counterion। चलें भैया आगे। as counterion। अक्षत सिद्धू भाई जमाने हो गए तुझे देखे हुए, भाई कहाँ रहता है तू? पता ना कंडक्टिविटी मेथड, कंडक्टिविटी मेथड क्या कहता है? और क्या मैं, और कोई नहीं, हो भी सकता है तमाम हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार यही है। चले मेरे भाई, नहीं होगी आइन। हाँ समझे ना, अंदर जब आया और वाटर अंदर क्या था? न्यूट्रल स्टेट में था, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसी तरीके से वेरी करेगी अपने आप को। मान ले मैंने कुछ बना भी दिया कॉम्प्लेक्स, अगर
लेकिन वो कॉम्प्लेक्स अपने अनुसार ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करेगा। जैसे अभी क्या है, अभी ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, एक थ्योरी है, नाम है वर्नर थ्योरी। वो कहती है ये एक्चुअल में ऐसे है ही नहीं। देयर आर टू टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन, प्राइमरी ऑक्सीडेशन एंड सेकेंडरी ऑक्सीडेशन। तो जो प्राइमरी से तुझे नहीं दिखाई दे रहा, वो बेसिकली क्या बना रहा होगा उस समय, सेकेंडरी। चले मेरे भाई, चलिए मुझे लगता है कि ये दो आइसोमर आप लोगों के क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चलें आगे, इधर देख अमितोष। थर्ड आइसोमर जिसका नाम है लिंकेज आइसोमर। अच्छा खुद ही बताएंगे आप लोग, क्या लिंकेज आइसोमर बनाने में किसी बच्चे को कोई समस्या होगी? सर लिंकेज आइसोमर का मतलब होता है एटलीस्ट वन एम्बाइडेंटेड लिगेंड इज देयर। जैसे एम्बाइडेंटेड लिगेंड कौन कौन से होते हैं? NO2 ग्रुप हो गया, ONO ग्रुप हो गया, CN ग्रुप हो गया, NC ग्रुप हो गया, SCN ग्रुप हो गया, CNS ग्रुप हो गया। दीज आर द लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट नेक्स्ट, CO अमोनिया का 5 और ये NO2, और यहां लगा दिया मैंने क्या, SO4। यहां आ जाते हैं तो यहां तुम्हें कोई ऐसा नजर आ रहा है जो बेसिकली क्या बोलते हैं एम्बाइडेंटेड लिगेंड? तो इधर देख, इधर देख, ये NH3 है 5, ये NO2 है। आया नाम है, जवाब दो। यहाँ कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है? सर है तो ये भी NO2, लेकिन ये ONO की फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब ये कुछ और नहीं है। ये कैसा आइसोमर होगा बेटा? लिंकेज आइसोमर। अच्छा कभी कभी क्या करता है जनरली CBSE पेपर में, क्या काम करेगा, इसको देगा ही नहीं, इसको नहीं लिखेगा और बोलेगा ये कैसा आइसोमर है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरा तो बना, आइसोमर का मतलब दो मॉलिक्यूल, लेकिन वो ऐसा मानकर चल रहा है कि इस बच्चे को मात्र इतना देखने से पता हो कि एम्बाइडेंटेड। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, टेंस वही है, बिल्कुल टेंस वही है। इसके नीचे देखो एक लाइन लिखी हुई है, लिंकेज आइसोमर आर डिफरेंशिएटेड बाय कलर। ये पूछा हुआ सवाल भी है नीट का कि लिंकेज आइसोमर कैसे सेपरेट होते हैं। तो भैया कैसे सेपरेट होते हैं? कलर। और कलर है तो निश्चित है वेवलेंथ में अंतर होगा, इसलिए कलर से सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ लिखा भी गया है। और लैम्डा ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिसको DD ट्रांजिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। कृपया करके नोट कीजिए स्पीड में, नोट इट डाउन विद स्पीड। D एंड F ब्लॉक आप लोग बढ़िया तरीके से सीख चुके हैं। अब बारी कोऑर्डिनेशन की है। हाँ कोऑर्डिनेशन से मिक्स्ड होंगे, किसके? D के। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। NO2 लिगेंड है, NO2 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रोक के रखता है। अब तू कहेगा OH नेगेटिव, ये लिगेंड है या नहीं? पानी लिगेंड है या नहीं? अब जब पानी ऑक्सीजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लॉन पेयर को फिर भी दे रहा है, तो क्या अमोनिया नहीं देगा? क्या NO2 नहीं? वो अलग बात है, विड्रॉइंग है, लेकिन किसके साथ लगा हुआ ये मैटर नहीं करेगा। नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है तो खींच लेगा, मेटल के साथ लगा हुआ तो दे देगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। चलें भैया आगे, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। चलें भैया, थायोसाइनाइटो बोलते हैं वैसे जब ये लिगेंड की फॉर्म में लिखा जाता है। नाइट कब बोलेंगे? जब नॉर्मली पूछा जाएगा। जब IUPAC करोगे तो O लगा देते हैं लिगेंड में। क्या लगा देते हैं? O। जैसे क्लोरिडो, थोड़ी कम इज्जत से बात करते हैं, जैसे किसी को कम इज्जत देनी है तो ओ नहीं बोलते, ओए, ऐसे वाला। तो ऐसे लिगेंड के केस में थोड़ी कम इज्जत से IUPAC की जाती है। समझाऊंगा अभी, फिलहाल के लिए बातें समझ में आ गई होंगी ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों ने नोट कर दिया होगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देखो भैया मुझे पता है किस टॉपिक पे कितना समय देना है, मैं जानबूझकर इस टॉपिक पर इतना समय दे रहा हूँ क्योंकि आई नो इट वेरी वेल कि भैया आया तो एक सवाल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आई बात समझ में? और जो आएगा वो 4 ऑप्शन पर बेस्ड होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ बेसिक टूल्स है उनको दिमाग में रखना है बस। ये नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ऑब्जर्व्ड इन द कॉम्प्लेक्स, मैंने कुछ बोला था पहले, विच हैव कैटाइन एज वेल एज एनाइन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो। इसको ध्यान पूर्वक देखिए। सर इसको हमें बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, बना हुआ आएगा। देखो ये कॉम्प्लेक्सेस है,
ऐसे आएगा पेपर में कि ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर है। तो देख तू करियो बाद में। सबसे पहले एक बात बता, क्या टीचर ने बताया कि अकेले ऐसे हैं जिनमें 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन आइसोमर तो सीधा सीधा हो रहा है अगर सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। देख, एक कोबाल्ट, यहाँ भी कोबाल्ट, अमोनिया 6, अमोनिया 5 यहाँ है और एक अमोनिया यहाँ है, ठीक है जी। अब इसके बाद देखो, इधर देखेंगे सभी ये और ये आपस में, यानी कि ये 2 पेयर और ये 2 पेयर आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्यों है? देखो ना, यहाँ कोबाल्ट के पास अमोनिया है और यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसके पास अमोनिया है और NO2 ग्रुप भी है, जबकि यहाँ केवल और केवल क्या था? NO2 ग्रुप। मेरा कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई इस केस के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, चारों उसको देखें तो सेम मिलेगा आप लोगों को। स्पेयर का और स्पेयर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा? सेम। डिफरेंट अगर कुछ चीज, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, इसके अंदर बेसिकली जो आपका लीगेंट है, लीगेंट का एक्सचेंज मैटर करता है। यानी कि यहाँ 6 लीगेंट है लेकिन यहाँ 5 है अमोनिया और एक इधर है, तो एक्सचेंज ऑफ लीगेंट इज डिफरेंट बेसिकली। अदरवाइज इसको आप देखते ही क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। बोलो भैया, गेम समझ में आया? आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बताइए जरा, सुनो भाई, फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं पूछूं तो एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर है या नहीं? तो देखो भाई, लेमैन को तो साफ दिखना चाहिए कि भैया हाँ 2 कॉम्प्लेक्स ये 2 कॉम्प्लेक्स ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बिल्कुल जी। बाय द वे तुम ये भी देख सकते थे भाई, आप अगर ढंग से देखोगे ना तो नंबर ऑफ लीगेंट का ही एक्सचेंज है बस, कि वहां क्रोमियम पर NO2 है और यहाँ पर क्रोमियम पर जो है 4 NO2 है, वहां 6 NO2 थे। पूछो, 5 NO2 कहाँ है? तो ट्वाइस कर ले, बोलो हो जाएगा? इट इज 2। नोट कर लिया भाई? बोला ना, ऑक्सीडेशन नंबर के चक्कर में ना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तुम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को अभी नहीं पढ़ा है ना। नहीं 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 नहीं, समझना इस बात को बेटा, ये तो मैंने लिखा है जबरदस्ती पेपर में। नहीं, आपको इस पर ध्यान दोगे तो काम बदल जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ पढ़ाई नहीं गई है अभी कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आती है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हो? नहीं, आपको बस एक एक चीज़ फोकस करनी है कि 4 कॉम्प्लेक्स देखेंगे हम लोग, आंसर कर देंगे बस। ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे सेम होनी चाहिए लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी मिला के, केवल प्राइमरी नहीं। जनरल से भी सेम आ रही है तो ठीक है, पड़ता है। सेंट्रल मेटल का चार्ज जैसा ऊपर है वैसा नीचे होना चाहिए आइडियली। हाँ, पूरे कोऑर्डिनेशन पे नहीं, सेंट्रल मेटल पे। अब जैसे तू यहाँ कहेगा +3 और -3 है तो कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है ना? चार्ज कैंसिल नहीं हो रहा। अभी तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सीखो यार, वही तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ये टूल है, जैसा पढ़ाऊँ ऐसा पढ़ो, सवाल ना निकले तो बोलना। चलें? क्या ये दोनों, ये कैसे? इनको डिस्टिंग्विश करना तो बहुत आसान है। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? बाय देयर कंडक्टिविटी, बाय देयर कंडक्टिविटी। भाई आप एक बात बताइए, को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंडक्टोमीटर यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट होता है जो मास पर डिपेंड करता है, मास के अनुसार कंडक्टिविटी को बता देता है। जैसे ही लिगेंड का एक्सचेंज होगा मास बदल जाएगा। आ भाई इधर अब बता, एक कॉम्प्लेक्स और है जो आपके CBSE में नहीं है, नाम है इसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, इसमें ना सब कुछ सेम होता है उत्कर्ष, सब कुछ, केवल पोजीशन ऑफ लिगेंड डिफरेंट होती है। मान ले यहाँ पर कोबाल्ट के साथ अमोनिया था और यहाँ पर जो अमोनिया मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा तुझे? क्रोमियम के साथ। यहाँ पर मान ले क्रोमियम के साथ वाटर था तो यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या मिलेगा? वाटर। और ये जो ब्रिज, इसको बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट, ब्रिज कंपाउंड, NH2 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर NH भी लिख सकता था। अगर वैलेंसी देखोगे आप तो NH लिखना चाहिए क्योंकि 3 वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की। मुद्दे की बात यह है कि जो ये ब्रिज कंपाउंड है उसमें ब्रिज एलिमेंट सेम होने चाहिए और जो सराउंडिंग एटम है मेटल के उनमें लिगेंट का एक्सचेंज देखेंगे, यानी कि पोजीशन ऑफ लिगेंट आर डिफरेंट, देन दे आर कॉल्ड
कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। क्या नाम है इनका? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। नोट करिए थोड़ा स्पीड में। सुंदर बात है भाई ये, केवल लिगेंड की। चले मेरे भाई, बोलिए, नोट कर लिया होगा। सबसे पहला आइसोमर क्या पढ़ाया सर ने? आयोनाइजेशन। क्या होता था उसमें? आयन डिफरेंट था। इसके बाद दूसरा हाइड्रेटेड। क्या अंतर होता था? पानी के मॉलिक्यूल का अंदर बाहर में डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सी। तीसरा पढ़ाया था लिंकेज, क्या मिलता था? एम्बिडेंटेड। चौथा पढ़ाया आप लोगों को क्या? कोऑर्डिनेशन। तो सिंपल है, सबसे सिंपल कोऑर्डिनेशन है कि चार कॉम्प्लेक्स दिखाई दे जाए, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, पांचवा आपको पढ़ाया कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। 6 आपको पढ़ाने वाले हैं, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लिगेंट आइसोमर। सर ये नहीं पढ़ा हमने कहीं भी, ना पढ़ा ना पढ़ोगे। लिगेंट आइसोमर में बेसिकली जो लिगेंट है वही डिफरेंट हो जाता है। सर कैसे? आप एक बात बताओ, ये बात तो सर की मानोगे कि ये जो ईथर आप बना रहे हो और ये जो एल्कोहल आप बना रहे हो, ये भले ही आइसोमर हो, लेकिन ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। एक दारू है और एक परफ्यूम है, अंतर है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कहीं पार्टी में जा रहे हो और परफ्यूम खत्म हो जाए तो बाटली निकाल लेते हो, निकाल लो यार थोड़ा सा, नहीं, क्योंकि दोनों को फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा? डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि इस केस के अंदर क्या होता है, सुनो भाई। सिंस कोबाल्ट इज देयर, कोबाल्ट इज देयर। सर 5 अमोनिया इज देयर, 5 अमोनिया इज देयर। लेकिन सर आप देख पा रहे हो यहाँ जो आपने चेंज किया है, बेसिकली मॉलिकुलर फॉर्मूला भले ही सेम हो, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट। और इस सिचुएशन को आप बोलते हो लिगेंट आइसोमर। जहां लिगेंट ही डिफरेंट हो जाए, लिगेंट का नेचर ही डिफरेंट हो जाए, उसका नाम होता है लिगेंट आइसोमर। वन ऑफ इंपॉर्टेंट आइसोमर इट इज, वन ऑफ इंपॉर्टेंट आइसोमर इट इज। कृपया करके नोट कीजिए भैया इसको, क्लास का प्रत्येक बच्चा इसको नोट करे पूरी ईमानदारी से। नहीं रीअरेंज नहीं होता, लिगेंट ही डिफरेंट है, एक ईथर है एक दारू है। इस ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के अंदर तो क्या होता है, 4 कॉम्प्लेक्स दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें कितने दिखाई दे रहे थे? 2। आ सकता है, क्या दिक्कत है? पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन औकात से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा चार्ज रखेगा बेटा जी? पॉजिटिव है, इथर ही। चले भाई आगे। भाई ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है ना, तो लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है मेटल को। अरे भगवान तू फिर तो एक काम कर, H3O पॉजिटिव भी नहीं बनेगा, NH4 पॉजिटिव भी नहीं बनेगा। बनता है क्या? वो एक सेंस थी कि भैया जो कौन ज़्यादा स्टेबल है इसका पता करने के लिए आप ये टूल्स यूज करते थे, रेजोनेंस में नहीं करते थे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसा चार्ज जरूरी है भाई। ठीक है मेरे भाई, हो जाएगा। टू होगा कहाँ? NH2, ये अमोनिया हो सकता है, अमोनिया भी लिगेंट है बेटा, NH2 भी लिगेंट है, दोनों लिगेंट है। शुभ, वो तार लिगेंट बच्चा। आओ जी इधर देखो श्रोतिबा, ध्यान से देख बेटा, काम की बातें चल रही हैं। लास्ट आइसोमर हमारे पास आता है, नाम है पॉलीमेराइजेशन आइसोमर। क्या नाम है जी इनका? पॉलीमेराइजेशन आइसोमर। ये आइसोमर की पहचान ये है कि इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है दैट मस्ट बी सेम। इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला, नॉट मॉलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा सिंपल है, देखो आपको कुछ नहीं करना, आपने ये दोनों कॉम्प्लेक्स देखे, आप देखो बेटा कितने प्लेटिनम है चेक करके बताओ। 1। कितने अमोनिया है? 2।
कितने क्लोरीन है? 2। बहुत बढ़िया, यहाँ आ जाओ। हाउ मेनी प्लेटिनम्स आर देयर? 2। इसके बाद अमोनिया कितने मेरे भाई? 4। ये कितना है? 4। आप तेरा दिमाग लगाओ यार। बेसिकली इसका अगर मैं क्या निकाल दूंगा बेटा जी? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा। ये तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 2। तो बेसिकली यही तो बन जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे पल्ले पड़ा, ये आपने नंबर ऑफ एटम लिख लिए उस तरीके से। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो आप बताइए ना, 244 का ये कितना आ जाएगा बेटा जी? ऐसा आ जाएगा जो कि ऊपर वाला डेटा है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। ये बन गया आप लोगों का क्या? अगेन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आप यही बोलोगे जी एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों का क्या मिलेगा आप लोगों को? सेम मिलेगा। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सेम। हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है ऐसे आइसोमर्स को? अदरवाइज ये आइसोमर में ना पढ़ाऊँ और ये आ जाए ना, 100% कराऊँ, बच्चे के दिमाग में ये आएगा दे आर नॉट आइसोमर, दे आर नॉट आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कंपोजिशन इनका बन सकता है, नाम होगा पॉलीमराइजेशन आइसोमर। पॉलीमराइजेशन आइसोमर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में तो नहीं आ रहा भाई आज? लक्षित, प्रार्थना, समीक, श्रोतिबा, स्नेहा, वान्या, बताओ जरा। ऑफलाइन वालों को तो आ रहा है, देखो। नहीं आ रहा ना? शाबाश। यति, आर्यन, आर्यन, डू मैसेज टू मी। अभिनव गुप्ता, जल्दी से मैसेज करो। आर्यन समझ में आ रहा है बेटा? बता जल्दी। आर्यन तू मेरे पास आएगा परसों, ठीक है, और बैठ के एक बार डिस्कस करेगा मुझसे। प्लानिंग करता हूँ तेरी, तू टेंशन ना ले। ठीक है, आज मैंने तुझे काम दिया है D&A ब्लॉक निपटाने का, तो निपटा के रखेगा आज 100%। चले भाई आगे, चलो एक सवाल और करके दिखाओ मुझे, चलो आ जाइए। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। कौन सा आइसोमर है ये? कैसे कैसे बेटा? हाँ बिल्कुल, कितनी सुंदर बात बोली इस बच्चे ने। इसका मतलब PCl5 सॉलिड, और उससे जो बनता है देखना जरा, ये PCl5 सॉलिड है ना, ये जब टूटता है तो किस में टूटता है? कोई बच्चा बता दे। PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। क्या ये आइसोमर है? यस दे आर आइसोमर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे होते हैं, इसका डाइमराइजेशन ही तो ऐसे होता है। यस नो? बढ़िया सब, वेरी नाइस। चलो फिलहाल के लिए बताइए सर, यहाँ पहले आप ये देखिए कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। सर यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ सर NH3 है, और ये कौन सा है बेटा जी? NO2 है। चलो बताओ जल्दी से। कोबाल्ट 1, अमोनिया 3, NO2 कितने? ऐसे ही है ना? यहाँ कोबाल्ट कितने? 2। अमोनिया कितने बेटा जी? ये कितना? 6। यहाँ कोबाल्ट कितने? 5। कोबाल्ट 5। सर यहाँ कितना हो जाएगा? ये 3 हो रहा है बेटा, 3 और 2 यानी कि 5 हो रहे हैं बेसिकली। और यहाँ अगर मैं अमोनिया देखूंगा तो कितना नजर आएगा बेटा? 12। ये क्या चल रहा है भाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हम लोगों ने? मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ, हाँ यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स में गड़बड़ है? और ये NO3 भी आ गया। अब इसका मतलब यहाँ पर ये कोई वो होगा भाई, ये जो ठीक है, ये लास्ट वाला जो है ना, इट इज NH3। ठीक है क्या? भाई 15 बनना है ना? बस तो ठीक है, 12 और 3 15। ये भी कितना बनना है? 15। सही है क्या? अब एम्पेरिकल फॉर्मूला इन सब का देखना बेटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट नंबर। 133 का सिंपलेस्ट नंबर 1 है। 266 में अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 133। इनमें 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 133। बन गया ना एम्पेरिकल फॉर्मूला से? नहीं समझ में आया? अरे पल्ले पड़ा क्या? कुछ तो बोल दो यार। बेसिक है, आसान है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा शो। एक बार जल्दी से इसको नोट करिए भाई सभी।
क्लास का प्रत्येक बच्चा इसको नोट करने की कोशिश करे। शीट तैयार है आप लोगों की, पूरे कोऑर्डिनेशन में डेली शीट चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बहुत दिनों से शीट नहीं की है। शीट के लिए शीट के साथ आंसर भी है, इसलिए नालायक ही रहेगा मतलब। चलें आगे। अच्छा, एनसीईआरटी में दिखाऊं जिसको कहाँ पर ये प्रवचन लिखे हुए हैं? तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं होती नालायको? जैसी मैं एनसीईआरटी निकालता हूँ तुम्हारे प्राण जो है बिल्कुल बाहर को आ जाते हैं, क्या पढ़ा डालेगा इसमें से, अब खत्म करता है ये टॉपिक, है ना? तुम्हारी छोड़ो, मेरे भी प्राण दुखते हैं जब मैं एनसीईआरटी खोलता हूँ। लिखी ऐसी है पता नहीं है, गुस्से में नहीं लिखी, लड़के लिखी हुई है, सही कह रही है, तो गुस्से में लिखी हुई है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए पेपर के लिए, समझ इस बात को। कोई ट्रिक नहीं है, कितनी ट्रिक बताऊंगा बता। डेंसिटी में एक्सेप्शन, आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन, उसमें एटमाइजेशन में एक्सेप्शन, हर किसी में एक्सेप्शन, क्या ट्रिक बनेगी बता? ऐसी ट्रिक याद करोगे तो कैसे? प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब आपने डी एंड एफ ब्लॉक का ओवरव्यू ले लिया है ढंग से, नोट्स आपके पास आ जाएंगे, आप तसल्ली पूर्वक उनको कवर करने की कोशिश करिएगा। टॉपिक बड़ा सिंपल है, बेसिक है, ये तय है। आप अगर एमसीक्यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी पढ़ा है ना बड़ा अप्रोप्रिएट पढ़ा है, टू द पॉइंट पढ़ा है, आसानी से सवाल लग रहे हैं। पीवाईक्यू एक बार निकाल के देखो तो सही उसके। चलें जी आगे। होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। एक बार ना, एक बार एनसीईआरटी फिर भी दिखाई देते हैं यार, दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा मन सा बहला रहता है ना कि हाँ ठीक चल रहा है। मैं नीचे नहीं जाऊंगा, यहीं आना पड़ेगा इसको। चलो सुन ले भाई बच्चा, देखो ये सारी कहानी है, ये बिल्कुल वर्नर थ्योरी की कहानी है। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे। वर्नर जी होंगे शायद, वर्नर ही है, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन है ना, देखो क्या मतलब सही है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना मुझे कुछ इनकी शक्ल किसी से मैच हो रही है। बता रखा है सेंट्रल एटम क्या है, लिगेंड क्या है, ठीक है, तो ये क्या बच्चा गिरी है, आपको आती है पहले से, फिर भी इनको पढ़ाएंगे जरूर। कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या है, पॉलीहेड्रिन क्या होता है, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स क्या है, जब कॉम्प्लेक्सेस क्या है, जब एक ही जैसे लिगेंड हो तो होमोलेप्टिक, और जब एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोलेप्टिक। आजा भाई, देखना आगे क्या अपने सवाल, आगे क्या? स्टीरियो और स्ट्रक्चरल, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दे रखा है, स्टीरियो में स्ट्रक्चरल में क्या दे रखा है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमर। सॉल्वेट आइसोमर का मतलब हाइड्रेशन आइसोमर। सॉल्वेट और हाइड्रेट में अंतर इतना है, जब सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और यूज करेंगे तो सॉल्वेट, और अगर पानी यूज करेंगे तो हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है जी। बहुत प्यारा लिखा हुआ है, आप लोगों को सब आता है इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले ऑप्टिकल लिख दिया इन्होंने, सॉरी, यहाँ आ जाते हैं। चलो बताना आंसर। अच्छा स्ट्रक्चर बताना इनके तो, एक मिनट। अच्छा पूरा आइसोमर खत्म हो गया और ये क्वेश्चन नहीं डाला? एक क्वेश्चन है मात्र यार, ये क्या है, ये कौन सा आइसोमर है यार? गिव एविडेंस, गिव एविडेंस, दे दोगे एविडेंस? एक में डाल दोगे BaCl2 और दूसरे में डाल दोगे AgNO3, ठीक है, एविडेंस मिल जाएगा। यार ये तो मजाक कर दिया, एक ही सवाल है बताओ। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, पता है, आसान भी है चैप्टर और मुश्किल भी है, उन बच्चों के लिए मुश्किल है
एक मिनट, एक मिनट, यहाँ मिलेगा एक सवाल। है बेटा, है, कहाँ है? कहाँ है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10th? नहीं, ऑप्टिकल है वो तो। क्या ही बोलूं यार मैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। ये जो है इसमें एक सवाल है, अपनी शीट दी है 20 सवाल है उसमें, ठीक है बेटा। अपना मस्ती से उन क्वेश्चंस को आप लोग कवर करेंगे। वैसे एनसीईआरटी में और भी होंगे एक दो सवाल, हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे, ऐसे समझो। आओ इधर आओ, इधर आइए भाई सभी। आप लोगों के लिए शीट दे रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने ग्रुप पर मैसेज करें तभी शीट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। शीट का हम लोग डिस्कशन भी करेंगे आज की क्लास में। जल्दी से शीट दे दो पीछे, जल्दी जल्दी दे दो भाई शीट।